सभी मित्रों को नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की इस तीसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक लेखक, पत्रकार पर जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रमों की श्रृंखला करते हैं, तब कोशिश करते हैं कि अलग-अलग पक्षों पर चर्चा हो सके। उनके दोस्त लोग आएं, उनके पाठक आएं, उनकी पूरी साहित्यिक कला मंडली आए और उनके परिवार से भी लोग आए। आज कुछ ऐसा ही अवसर है। प्रयाग शुक्ल जी की भतीजी सुजाता शुक्ल जी आज हमारे साथ बनी हुई हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार कहता हूं। नमस्ते अर्पण जी, बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया है यहाँ चाचा जी के बारे में बोलने के लिए, प्रयाग शुक्ल जी के बारे में। जी जी, बिल्कुल बचपन से स्वागत। उनके साथ मतलब देखा है, उनके साथ रहे हैं, बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत कुछ सीखा है उनसे, तो अपने आप में एक अच्छा मौका है आज जो उनके बारे में हम कुछ बात कर पाएंगे। सुजाता जी मित्रों पत्रकारिता में रही हैं, कविताएं लिखती हैं और प्रयाग शुक्ल जी के कामों से भली भांति परिचित हैं। इन्होंने उनका एक इंटरव्यू भी लिया है, उसे हम कार्यक्रम के अंत में दिखलाएंगे। और अभी हम कुछ ऐसी बातचीत करेंगे जिसमें प्रयाग शुक्ल जी का परिवार भी गहरे उपस्थित हो सकेगा। कुछ दिनों पूर्व हमसे विदा हुई ज्योति शुक्ल जी भी आएंगी और तमाम लोग आएंगे। एक लेखक का परिवार किस तरह का होता है, उसकी अपनी घरेलू व्यस्तताओं के बीच उसका अपना लेखन किस तरह चल रहा होता है, इन सब पर चर्चा होगी। तो आइए मित्रों, हम अधिक से अधिक आज के अपने इस अतिथि वक्ता को सुने। जी स्वागत। नमस्ते अर्पण जी, मुझे याद है हमारी जब चाचा जी के बारे में आपने कहा था ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं बोलने आऊँ, ये उससे पहले की बात है और इस बीच एक नया ये हुआ कि चाची जी का निधन हुआ और हमें नहीं पता, मतलब वो बहुत तकलीफ में भी थी, वो काफी बीमार भी थी, तो उसको कैसे देखें। लेकिन हाँ, मतलब अभी रह रहकर हम मेरे को हमें इवन परिवार में हम लोग जब बात करते, मैं मेरी बहन, हम लोग उनको काफी मिलते रहते थे, इस बीच में भी काफी बार मिले हम उन्हें, तो उनकी हमें बहुत सारी चीजें याद आती हैं। अब जो चूंकि वो नहीं है, तो किसी के जाने के बाद उसकी यादें और ताजा हो जाती हैं और आप बार बार उन्हें याद कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी ये वाली चीज हो रही है कि बचपन से जितना वक्त हमने चाची जी के साथ बिताया, वो बातें, वो चीजें हमें याद आती आ रही हैं। मुझे याद है मैं कानपुर में रहती थी और कई बार गर्मी की छुट्टियों में हम दिल्ली आ जाते थे ट्रेन से। कुछ समय यहाँ दिल्ली में 15-20 दिन, 1 महीना भी रह के जाते थे। तो चाची जी के पास बहुत समय बिताते थे। उस समय में घर में सब लोग चले जाते थे, दीदी चली जाती थी, चाचा जी ऑफिस चले जाते थे। तो चाची जी हमें हमेशा जैसे कुछ किताब पढ़ रहे हैं तो पूछती थी क्या पढ़ा, कुछ बना रहे बैठे होंगे तो बोलती थी कुछ बनाओ, ड्राइंग करो। तो मतलब एक तरीके से प्रोत्साहित करती रहती थी कि कुछ करो। गुस्सा भी बहुत करती थी, डांटती भी बहुत थी कई चीजों में कि खाना, सारी सब्जियां खानी पड़ेंगी, खाना नहीं छोड़, जो बच्चों में होता है कि प्लेट में खाना नहीं छोड़ना है। तो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट भी थी वो, बहुत सारी चीजों को लेकर के। बहुत कई बार हम मतलब दुखी भी हो जाते थे कि डांट दिया चाची जी ने। पर आज याद आता है कि जिन चीजों के लिए वो डांटती थी, कहीं ना कहीं वो ऐसी होती थी कि वो हमें सुधार भी रही होती थी कि हम बहुत सारी चीजें उसमें सीखी। मतलब घर साफ रखती थी बहुत करीने से, हर चीज जहां से जो किताब आप निकाल रहे हैं उसे उसी जगह पे वापस रखना है। तो चीजें ठीक से रखनी है, जो अपने कपड़े मतलब
हर चीज को लेकर के उनका एक, हर एक चीज की, छोटी से छोटी चीज की एक जगह तय थी घर में कि मतलब ये चीज यहीं और ऐसे रखी जाएगी। तो इतना सब घर को इतने अच्छे से संभालती थी, तो वो बात भी हमने सीखी उनसे कहीं ना कहीं कि कितना करीने से चीजों को और कितने ठीक से रखा जा सकता है। खुद वो डस्टिंग का कपड़ा लेके हम लोग कई बार उनको चिढ़ाते भी थे, सुबह वो लेके घूम के पूरे घर को डस्टिंग कर रही होती थी, क्योंकि इतनी किताबें थी, इतना सामान था घर में, छोटा छोटा सजाने का सामान वो बहुत लाती थी, सजाती थी उन चीजों को। तो वो सारी चीजें, लेकिन वो साफ भी करती थी खुद। तो ये सारी चीजें अभी बहुत याद आती हैं मुझे। याद है जब शताब्दी चली थी, नई शुरुआत की बात है, तो मैं नॉर्मल ट्रेन से आई थी, जाते समय उन्होंने चाचा जी को बोला कि नहीं उसकी शताब्दी से टिकट कराओ। तो मैं पहली बार शताब्दी में उन्होंने बिठाया मुझे वहां उसकी टिकट लेकर के। तो अपने आप में आज वो नहीं बड़ी बात है कि शताब्दी में, बट उस समय शताब्दी में बैठना मतलब मेरे लिए बड़ी बड़ी बात थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें करती थी वो, छोटी छोटी। मैं बॉम्बे में आ गई जब शादी करके। जब मैं बॉम्बे आ रही थी, तो मतलब वो हर एक चीज को डिटेल में पूछती थी कि क्या है। तो अगर मैं अपने कपड़े जब रख रही थी बॉम्बे आने के लिए, तो बोला तुम क्या लेके जा रही हो, वहां का मौसम गर्म होगा, वहां सर्दियों के कपड़े नहीं होंगे, तो कॉटन खाली मत लो, थोड़ा ऐसा दूसरे कपड़े भी रखो। मतलब हर चीज में वो सलाह देती थी, बताती थी, चिंता करती थी। ये सारी चीजें उनकी मुझे मतलब काफी कई बार याद आती हैं। फिर उनका एक ये भी था कि बहुत मतलब बहुत प्रेम भी था, लेकिन प्रेम में भी वो गुस्से में भी प्रेम दिखाती थी। मतलब वो प्रेम की तरह नहीं जताती थी कि वो कभी ऐसा नहीं है कि वो आपको गले लगाएंगी आके, या तो वो गुस्सा करके, उनका प्रेम थोड़ा वैसा था कि वो दिखाया गुस्सा में जताएंगे। तो कई सारी चीजों में डांटेंगी कि ये कपड़े कैसे पहन के जा रही हो, ठीक अच्छे कपड़े पहनो, ठीक से पहनो। तो वो चीजें भी थी उनकी। बट वो सारी चीजें याद आती हैं। जब मैं बॉम्बे आई, वो आई कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए, तो हम लोग बहुत घूमे। मतलब वो आई थी, मैं भी बॉम्बे में उस समय कुछ ही समय हुआ था आई थी, तो मैं अकेली थी, मेरे लिए भी शहर नया था। और वो पहले भी बॉम्बे आती रही थी, तो कुछ जगह मैं वहां गई जहाँ वो मुझे लेके गई, और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ मैं उन्हें लेके गई। तो हम लोग लोनावला गए, खंडाला, बहुत घूमे, तो उनको बहुत मजा आया। फिर वो मेरे पति के लिए वो नॉनवेज खाते थे, अवनीश जो है मेरे हस्बैंड, वो नॉन वेजिटेरियन है, उनको सी फूड बहुत पसंद है, और मैं नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन थी। तो चाची जी प्रॉन्स, फिश, सब सी फूड लेकर आती थी उसके लिए, उनके लिए, और वो खबर आती थी। तो मतलब एक बहुत मतलब मेरे लिए वो दूसरा घर जैसा था, जाना वहां और आना। मतलब कई बार मैं दफ्तर से, जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की नौकरी ज्वाइन करी और मैं शाम को आ रही होती थी, जल्दी उठ जाती थी, तो मैं चाचा जी के घर चली जाती थी। वो मस्जिद मोड़ वाले घर में रहते थे तब। तो चाचा जी बात कम करते थे, चाची जी बातें बहुत करती थी। मतलब वो हमसे हर बात पूछती थी, हर चीज की जानकारी होती थी उनको हमारे बारे में। तो उसके बाद चाचा जी के साथ मेरा रिश्ता दूसरा तरीके का था। वहां पे ये था कि चाचा जी मुझसे, मैं उनके ऑफिस चली जाती थी, एनएसटी में वो थे, रंग प्रसंग के संपादक थे उस समय, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में थी। तो मैं उनका कुछ भी कार्यक्रम होता था, गोष्ठी होती थी, वो मुझे बोलते थे तुम भी आना। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं वहां जाती थी, लोगों को मिलती थी, लेखकों को मिलती थी, उनके साथ में घर आती थी, उसके साथ हम लोग फिर मतलब एक अलग तरह का वो था। मुझे याद है हम छोटे थे उस समय, मैं स्कूल में थी जब ड्राइंग 94 हुआ था। तो ड्राइंग 94 चाचा ने क्यूरेट की थी एग्जीबिशन, और हम लोग उसके लिए दिल्ली से, कानपुर से दिल्ली आए थे वो एग्जीबिशन में देखने के लिए, और पूरे परिवार के साथ आए थे। तो चाची जी के घर पे रुके थे। तो वो अपने आप में बहुत पहला मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, जिसमें सभी के लिए शायद पहला था, क्योंकि वो चाचा जी ने पहली बार ऐसा क्यूरेट किया था कुछ एग्जीबिशन, और हम बाहर उनके साथ उस लेखकों और आर्टिस्ट उनके माहौल में थे, और उस पूरी चीज को शो कैसे उन्होंने किया उसको जान रहे थे, समझ रहे थे। उससे पहले ये था कि B53 वाले घर में ग्रेटर कैलाश में चाचा जी रहते थे। तो हम लोग तब हम बहुत छोटे थे, हम जब भी दिल्ली में रहते थे, हम उनके घर आया जाया करते थे। तो
बहुत बार शाम को ये होता था कि कोई ना कोई राइटर, कोई ना कोई आर्टिस्ट वहाँ होते थे शाम को। मैं पार्टी नहीं बोलूंगी, कुछ पार्टी जैसी नहीं होती थी, लेकिन ये था कि कोई ना कोई आते थे, कुछ चर्चा चाचा की उन लोगों के साथ हो रही होती थी। तो हम छोटे थे लेकिन हमें बहुत मजा आता था उन चर्चाओं में। हम बैठती थी, मैं भी बैठती थी, सुनती थी वो बातें। मुझे याद है वहाँ मंजीत बाबा भी कई बार आते थे और वो बहुत चुटकुलों में भी बातें करते थे। तो बहुत किस्से कहानियां होते थे उन चर्चाओं में बहुत सारे। तो वो सारे हमें बहुत इंटरेस्ट आता था उन चीज। तो कहीं ना कहीं वो जीवन मतलब जो उनके साथ समय बिताया जीवन में, उसने बहुत कुछ दिया भी, उससे बहुत कुछ हमने सीखा भी। और जो सबसे बड़ी बात मैंने उसमें ये देखी कि चाचा जैसे जैसे वो क्या कि चाचा जी बहुत ट्रैवल करते थे। आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहां। खासकर जब रंग प्रसंग उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद तो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है। तो जब वो ट्रैवल करते थे तो हमें भी कई बार बहुत मन होता था। तो जब भी मौका मिलता था ये होता था। कई बार जैसे एक बार वो करनाल जा रहे थे तो मैं उनके साथ लग गई कि मैं भी चलूंगी। तो मेरी कोई दोस्त रहती है वहां, तो मैं वहां उसको मिली। तो अपने आप में एक बार मैं स्टार न्यूज में काम करती थी और मैं कलकत्ते जा रही थी। चाचा जी कलकत्ते में थे। तो मैंने कहा, मैं हम लोगों ने बात करी, हम मिले, वो कहीं बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं भी आती हूँ वहां। तो बहुत अच्छा लगा। वो शाम भी मुझे कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि उस शाम बहुत तरह की चर्चाएं हुई। वो जोगेन चौधरी के साथ बैठे थे वहाँ किसी रेस्टोरेंट में, उन लोगों की बातें हो रही थी, हम भी गए। मेरे स्टार के कुछ एक दोस्त भी मेरे साथ गए। तो वो एक अच्छा वो था, क्योंकि एक अलग कहाँ एकदम न्यूज और अलग तरह की चीजें करते करते सडनली हम वहाँ पहुंचे और हमें बहुत मजा आया वहां पर। एक अलग माहौल था। तो बहुत सारी चीजें उनसे सीखी और इंजॉय करी उनको। पर ये भी देखा कि चाचा जी इन यात्राओं से, चाचा जी ने भी बहुत कुछ सीखा। मतलब चाचा जी निरंतर लिखते रहे, क्योंकि वो जब मैं देखती थी कि वो कोई यात्रा कर रहे हैं या करके आए हैं और आने के बाद उन्होंने क्या लिखा, तो कितना छोटी चीज को ऑब्जर्व करके वो कैसे लिख देते थे, ये मेरे लिए एक बहुत हैरानी की बात होती थी। वो बॉम्बे जब मैं मुंबई आई और मुंबई में मेरे घर आए, तो सुबह बाग में नीचे जो गार्डन था उसमें सैर करने सवेरे जाते थे 5 बजे। और उन्होंने आने के बाद दुनिया मेरे आगे में उस बाग का के बारे में लिखा। मतलब उन्होंने आने के बाद लिखा और वो बाद में उन्होंने उसमें छपने के लिए दिया। लेकिन वो इतना छोटा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली उसको लिख दिया, इतनी खूबसूरती के साथ में, कि उस बाग में कौन कौन से पौधे हैं, उनका एक्सपीरियंस, कैसे जाते हैं वो। चाचा जी की आदत है, जब वो सुबह, ये मैं बचपन से देखती रही हूँ, जब वो बचपन हम लोग छोटे थे तब भी कई बार उनके साथ जाते थे तो हम भी चुन के लाते थे फूल। वो चुन के जब नीचे जाते हैं कहीं, तो जो भी हर सिंगार के, चंपा के, जो भी फूल फूल रहते हैं वहाँ गिरे हुए सुबह जमीन पर, वो उनको बिन के ले आते हैं और उनको ला के कटोरी में पानी भर के उसमें डाल देते थे। तो वहां पे भी वो जाते थे। जब मुंबई आए तो वहां भी वो करते, वो कहीं भी रहते, कहीं भी घूमने जाएंगे, कि मैंने उनका देखा कि वो ये चीज उनकी बनी रहती है कि वो किसी ना किसी बर्तन में वो ला के रख देंगे। अगर कोई बर्तन नहीं मिलेगा तो वो ऐसे ही कहीं रख देंगे, लेकिन फूल कहीं दिखे उन्हें तो वो जरूर सुबह में ले आएंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चाचा जी का जो व्यक्तित्व है, मुझे ये भी उनकी उसमें बहुत खासियत लगती है कि बहुत पॉजिटिव है। तो जब उनकी ये पॉजिटिविटी बहुत अपने आप में सीखने वाली चीज लगती है। मैं हमेशा उससे ये चीज उनसे सीखना चाहती हूँ कि हर चीज को वो खूबसूरती से देखते हैं और उसका खराब पार्ट ना देख के वो कोशिश करते हैं कि वो उसका अच्छा साइड देखें। तो मैंने मतलब अगर आप उन्हें कभी, मैं कई बार जैसे मैं हूँ तो कई किसी चीज में कंप्लेन कर दूंगी कि अरे ऐसा है वैसा है, तो उनका वो होगा कि अरे तो बहुत अच्छा है ये, तो अगर ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है। तो मुझे रियलाइज होगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं जैसा वैसा नहीं है और वो कुछ और तरीके का है, तो वो और भी खूबसूरत है, क्योंकि जो हमने वो सोचा नहीं है वो जैसा। तो आ, मैं इस बात का एग्जाम्पल देकर बताना चाहूंगी, मतलब उदाहरण देकर कि जैसे कभी समझो मैंने धानिन को डांटा कि तुमने ये लिखा नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। धानिन मेरा बेटा है, तो अगर मैंने उसे डांटा कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और
ड्राइंग बना रहे हो? तो चाचा जी होंगे तो बोलेंगे वाह कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो वो उसकी कहेंगे तुम बना लो ये ड्राइंग, और वो कहेंगे हम तुमसे खरीद लेंगे इसको। तो वो मेरे बेटे की ड्राइंग्स खरीदते रहते हैं, कई बार आएंगे उसको और उसे बहुत मजा आ जाएगा। वो जब चाचा जी आने वाले होंगे तो वो अपना पेपर पेन लेके बैठ जाएगा कि अब मुझे इसके पैसे मिलेंगे, मैं ड्राइंग करूंगा। तो हर चीज को वो पॉजिटिव बना देते हैं। किसी भी चीज पे अगर मुझे कहीं ऐसा, मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कहीं जहां भी उन्हें लगता है। और एक और चीज रही है, जैसे दीदी लोगों के साथ हमने बहुत समय बिताया है। बुबला दीदी है, गुड़िया दीदी, बुबला दीदी चाचा जी की जो छोटी बेटी है उनका नाम है वर्षिता, जो नहीं रही अभी, जो नॉर्वे में थी। और गुड़िया दीदी बड़ी दीदी है, उनका नाम अंकिता है और वो दिल्ली में ही रहती हैं। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हम लोग हमेशा उनको ये बोलते हैं कि आप क्यों, मतलब वो जितनी अच्छी आर्टिस्ट है उतनी आर्ट वो नहीं बनाती है। तो मेरा हमेशा उनसे बोलना होता है कि आप और ड्राइंग करिए, मैं आपकी उनकी ड्राइंग का इंतजार करती हूँ कि आप बनाएं। और तो उसमें एक बुबला दीदी के साथ हमने ज्यादा समय बिताया, क्योंकि बुबला दीदी बहुत मतलब उनका ये था कि चलो सब लोग मिलते हैं, कहाँ जाते हैं। वो कजन्स को डांटती थी कि तुम लोग जोड़ने की कोशिश करती थी कि तुम लोग क्यों नहीं मिल रहे हो, कहाँ हो तुम, चलो मिलते हैं, कोई प्लान नहीं है। तो ये होता था कि सब लोग मिल लेते थे, मतलब बुबला दीदी की डांट खानी पड़ेगी, उससे अच्छा पहले प्लान हो रहा है और बना रही है वो, तो सब लोग आ जाओ। और बुबला दीदी एक और संयोग बहुत बड़ा है कि बुबला दीदी का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन सेम एक ही दिन होता था। तो हम एक दूसरे को विश करते थे, कई बार हमने साथ में मनाया भी जन्मदिन। लेकिन ये एक अपने आप में ये भी है कि अब आज जब अब 2 साल हो गए उनकी डेथ को, तो हर साल अब मतलब मुझे वो दिन समझ नहीं आता कि मैं कैसे वो करूं, क्योंकि उनको बहुत मिस करती हूँ उस चीज को लेकर के कि उनकी हमारी एक तरह की होड़ होती थी उस दिन कि आप पहले मुझे विश करोगे कि मैं आपको पहले विश करूंगी। तो जब चाची जी का भी इस बार ये हो गया है, नहीं तो चाची जी के साथ में भी मुझे नहीं वो हो पा रहा था। 2 साल से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उनसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता था कि इस बात को लेके, गुड़िया बुबला दीदी को लेकर के, क्योंकि वो बहुत जैसे ही वो होता था तो वो बहुत दुखी हो जाती थी, बहुत निराश थी, वो बहुत डिप्रेशन में थी बुबला दीदी के जाने के बाद से। वो तो वो एक अपने आप में ये चीज थी कि हमने बहुत कोशिश भी करी। हमारे गुड़गांव वाले घर में चाची जी आके रही पिछले साल थोड़ा कुछ समय के लिए, हमने उनके साथ कुछ समय मैंने भी बिताया। लेकिन उनको मतलब वो एक तरह से हार मान चुकी थी मन से कि मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा है। वो काफी उनका जुड़ाव था दीदी के साथ, तो शायद वही वजह थी उनके ज्यादा बीमार होके इस तरह चले जाने की, मुझे लगता है। जिससे हम लोग उनको हमेशा मिस करेंगे और वो रहेंगी यादों में, मतलब हमेशा उनका छोटी छोटी बातें उनकी मुझे मतलब ऐसा शायद कोई मैं ये नहीं बोलूंगी कोई दिन नहीं, लेकिन बहुत अक्सर मौकों पे मुझे उनकी छोटी छोटी बातें बहुत याद आती हैं। कि घर आ जाती थी और ये देखती थी कि अच्छा अगर तुम्हारे घर में 6 कप एक जैसे नहीं है तो कप का सेट लेके आएंगे जाके, और कप ये कप अगर चाय का बहुत चौड़ा है, इसमें से चाय ठंडी हो जाएगी तो दूसरा लाएंगे। मतलब उनको हर चीज एक तरह की एक करीने की चाहिए थी, और वो ऐसा नहीं था कि उनको चाहिए थी, वो दूसरों का ध्यान रखती थी कि यहाँ पे नहीं रहेंगे, इसको ठीक करना है। तो मेरे घर में अभी भी बहुत सामान है जो उनका लाया हुआ और उनका दिया हुआ है। तो जब भी मैं उनकी, चाहे वो मैं छोटे कटोरों की बात करूं, बर्तनों की बात करूं, बच्चे के खिलौने की बात करूं, फर्नीचर की बात करूं, और कई चीजें उन्होंने जैसे फर्नीचर में भी उन्होंने हमें दी है। तो वो करती थी का बहुत करने के लिए तैयार रहती थी, पूछती थी कि क्या चाहिए। मैं मेरी शादी के टाइम पे जब मैं सब लोग, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है कि जब सब लोग ऐसी चीजें देते हैं शादी पर की साड़ी और ये, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम बम्बई जा रही हो तो
मैं स्कर्ट दूंगी, तुम वहां जाके तुम साड़ियां थोड़ी ना पहनोगी रोज। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो उन्होंने ये दिया मुझे। तो उनकी मतलब सोचती थी दूसरों के लिए। मैं एक बीच में माफ कीजिएगा, मैं अर्पण जी से बोलना चाहती हूँ, मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। मेरे लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो रहा है, तो मैं इसे चार्ज करके जी वापस जी, से 2 आप मिनट कर में लें, और तब तक मैं आगे की कुछ बातचीत करता हूँ। जी, जी। थैंक मित्रों, हम लोग प्रयाग शुक्ल जी की भतीजी सुजाता शुक्ल जी को सुन रहे हैं। पत्रकार रही हैं, कविताएं लिखती हैं, और किस तरह से प्रयाग शुक्ल जी को, उनकी पत्नी ज्योतिष शुक्ल जी को, और उनकी दोनों बेटियों को यहाँ पर याद कर रही हैं। एक लेखक के भीतर की जो सकारात्मकता है, उसको भी वे रेखांकित कर रही हैं, चाहे वे बच्चों की बातें हों, या फिर अपने खास परिजनों को खोने का दुख हो। अपने आप को संभालने की कोशिश करना प्रयाग शुक्ल कभी नहीं छोड़ते। यह आसान नहीं है, मगर प्रयाग जी निरंतर अपने आप को सक्रिय बनाए रखते हैं, और कई ऐसे शोक को भी बर्दाश्त करते आए हैं, और उसके बाद भी अपनी रचनात्मकता को बचाए रखे हुए हैं। लगातार पेंटिंग भी कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, और विभिन्न विधाओं में बहुत कुछ लिख रहे हैं। इस अवसर पर मैं पुनः अपने वक्ता को बुलाने से पूर्व प्रयाग जी की एक कविता यहाँ पर पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है शरीरी अशरीरी। मित्रों, यह उनके संग्रह यहाँ कहाँ थी छाया में संकलित है, और यह कविता 19 नवंबर 1996 नई दिल्ली को लिखित है। सुनिए यह कविता प्रयाग शुक्ल जी की, शरीरी अशरीरी। हवा अशरीरी है, हवा अशरीरी है, धूप अशरीरी, पर्वत शरीरी हैं, पर्वत शरीरी हैं, पेड़ हैं शरीरी, देह है, यह देह है शरीरी, और मन अशरीरी। छुअन है, छुअन है शरीरी, और प्रेम अशरीरी। फूल हैं शरीरी, तो गंध अशरीरी। घर है शरीरी, तो छाया अशरीरी। चिड़िया है शरीरी, बोली अशरीरी। केवल शरीरी क्या, केवल अशरीरी क्या, शरीरी अशरीरी है, अशरीरी शरीरी। तो इन पंक्तियों में कवि कैसे कितनी बातें कह जाता है। आकार और निराकार के भेद को मिटा जाता है। आकार और निराकार के बीच प्रयाग शुक्ल की ये पंक्तियां पुल बनाने का काम करती हैं। आइए हम पुनः सुजाता शुक्ल जी के पास चलते हैं, और उनसे उनके आगे का वक्तव्य सुनते हैं। जी, स्वागत। तो आपने कविता जो पढ़ी चाचा जी की, वो बहुत अच्छी कविता है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। कविता के जी साथ आपके मुझे ये याद आया कि
चाचा जी ने एक कविता मेरे बेटे धानिन के लिए भी लिखी थी। बहुत सुंदर कविता है जो मुझे बहुत पसंद है उनकी। अब पहले तो उनकी दूसरी कविताएं भी और बहुत भी पसंद है, लेकिन अब ये कविता मुझे सबसे ज्यादा पसंद होने लगी है उनकी, वाह, तो मैं वो आप पढ़ना बिल्कुल चाहती सुनाएं। स्वागत स्वागत। हूँ। मेरे बेटे का नाम है धानिन, तो उन्होंने ये कविता लिखी है। धानिन पर कविता लिखनी है, जी, वह बहुत जैसी। सुजाता जी, धानिन नाम को लेकर भी प्रयाग जी और ज्योति जी के बीच कुछ बातचीत हुई, वह बातचीत आप तक आई, तो हमारे मित्रों को और तमाम लेखकगण जुड़े हुए हैं उनको भी वह बात साझा करें, और फिर हम धानिन पर धानिन के लिए लिखी गई कविता सुनेंगे। जी बिल्कुल। तो धानिन का ये मतलब हर एक बात में बड़े सारे किस्सों के ऊपर फिर बहुत सारे किस्से जुड़ते हैं, तो मुझे वो दूसरा याद आया है कि जब धानिन पर कवि नाम सोचने की बात थी, तो मैंने चाचा जी को बोला था कि आप भी सोचिए, हम लोग भी सोच रहे, नाम कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चाचा जी जैसा है होता है, बिजी रहे होंगे, भूल गए या उनको याद नहीं रहा। फिर जब हम इस नाम के साथ आए, तो मैंने फोन किया और मैंने उन्हें बोला, तो चाची जी ने फोन उठाया। तो मैंने कहा, उन्हें बताया कि मैंने ऐसे नाम सोचा है, तो बोली बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चाचा जी को भी बता देती हूँ, तो उन्होंने चाचा जी ने फोन लिया। तो वो बोले अच्छा नाम है, और भी सोचो दो चार, मतलब कुछ और ऑप्शन भी हो। तो उनका मतलब था कि दो चार नाम होंगे तो चूज करा जाएगा उसमें से एक। तो चाची जी ने डांट दिया उनको कि नहीं, ऐसा कैसे है, इतना अच्छा नाम सोचे उसने, तुम और ऑप्शन कैसे मांग रहे हो, तो अभी यही नाम है, ये यही रहेगा। तो चाची जी ने बोला नहीं, नाम हमें पसंद है, वो अभी भी बोलते नाम हमें पसंद है, लेकिन हम तो हमारे यहाँ क्या होता था कि कोई भी, हम जब कोई फैसला लेते थे या कोई चीज करते थे, तो क्योंकि वो पिताजी के बड़े भाई है, तो हमेशा ये रहा कि एक बार उनको बता दें या पूछ ले उनसे। और क्योंकि चाची जी हर चीज हमसे भी पूछती थी, हम कि कैसा हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी खबर रखती थी। तो ये और भी एक तरीके का कहें कि फर्ज बन गया कि हाँ उन्हें पूछना। तो ये मेरी शादी के टाइम का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब हम मेरी लव मैरिज है, तो जब हम अवनीश को मिली और हमने डिसाइड किया कि हम शादी करना चाहते हैं, तो मैंने बुबला दीदी जो चाचा जी की बेटी है उनको बताया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम पहले पापा को मिलवाओ। तो हमने कहा नहीं, वो तो हमें मिलवाना ही है। तो चाचा जी को बता दिया गया, उन्होंने भी बताया, मैंने भी बोला कि हम आपको मैंने उन्हें ज्यादा नहीं बोला, मैंने उन्हें यही बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप आए और मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ आपको। तो चाचा जी ने बोला हम आईआईसी में मिलते हैं, आ जाइए, आ जाओ तुम लोग आईआईसी में। तो मैं, मेरी बहन और मेरे पति जो भी है अवनीश, वो हम तीनों पहुंचे आईआईसी में। तो चाचा जी ने तो वहाँ बियर ऑर्डर किया और हमने स्नैक खाया और बातें करी कि मुंबई कैसा है, क्या है। और कोई बात नहीं करी, मतलब जो ऐसे कि कोई आप किसी लड़के को मिलेंगे जिससे बेटी या भतीजी शादी करने वाली है, तो उससे कुछ पूछेंगे या ऐसा कोई सवाल करेंगे, या कुछ कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोले, ये भी नहीं पूछा कि क्या करते हो या कुछ भी। तो हम मिल के आ गए और उन्हें बड़ी खुश हुई, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो जब हम घर आए तो मम्मी ने पूछा कि चाचा जी ने पता किया कि कुछ कि क्या है क्या, मैंने कहा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पता किया। तो वो बड़ी हैरान हुई। तो मैंने कहा मगर उन्होंने हाँ कर दी है कि अच्छा है सब कुछ। तो इस तरीके से हमारा एक तरह से एक परमिशन हो गई कि अब मिल गई है परमिशन चाचा जी से, तो मम्मी और पापा क्या बोलेंगे कि हाँ, जब चाचा जी ने हाँ कर दी है। तो उनका एक अपना तरीका था हर चीज को पॉजिटिवली देखने का, जो मैं बोल रही हूँ। और उसको उसमें अच्छी चीजें ढूंढ लेने का, मतलब उसमें वो कमियां नहीं ढूंढते थे किसी चीज में कि इसमें क्या गलत है, क्या बुरा है, क्या कमी है। वो हर चीज में अच्छा ही ढूंढते रहे। और ये एक चीज मुझे लगती है जिसकी वजह से वो लगातार लिख भी पाए हैं और लगातार अभी तक चल भी पा रहे हैं, और इतने अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाए। मतलब चाची जी की बीमारी के बाद भी अभी जैसे, और उसके बाद जब कोविड का टाइम आया, उन्होंने ड्राइंग बनाना शुरू किया। तो उनकी ड्राइंग्स में भी वो जिस तरीके के मैं रंग देखती हूँ और ये देखती हूँ, तो उसमें काफी मुझे उनका ये दिखता है कि उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो उनकी ड्राइंग्स में भी मुझे दिखती है। और उनका नेचर के लिए जो प्यार है वो भी उनकी ड्राइंग्स में नजर आता है। जो
प्रकृति से जितना वो करीब जुड़े हुए हैं। तो धानिन पर मैं कविता सुनाने जा रही थी। तो कविता ये है कि धानिन धानिन पर कविता लिखनी है, वह उसके जैसी दिखनी है, पर काम बड़ा ये मुश्किल है। वह कहीं कहीं पर टिकता है, वह नहीं कहीं पर टिकता है, दिन भर पानी सा बहता है, यहाँ वहां बस रहता है पार्क कभी तो कभी फर्श, है क्लास कभी तो कभी दोस्त। वह मुझको सचमुच भाता है, हाँ उसे हंसाना आता है। क्या कभी वह गाता है? हाँ शायद वह गाता है, सुंदर से चित्र बनाता है, धानिन मुझको भाता है। मैं उसको दोस्त बनाऊंगा, दिव्या मासी घर जाऊंगा, जब वह उस घर में आएगा, मैं भी उस घर में जाऊंगा, उसकी माँ से कह आऊंगा, ये धानिन मुझको प्यारा है, ये धानिन दोस्त हमारा है। तो ये कविता है, मैं अपने फोन पर ही दिखा देती हूँ, शायद लाइट में दिख नहीं पाएगी, लेकिन तो ये उन्होंने लिखी थी, जो मुझे काफी पसंद है ये कविता उनकी। तो इसके अलावा चाचा जी की तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनसे जुड़ी हुई। एक बहुत इंटरेस्टिंग, अभी मैंने वो चित्र भी शायद अर्पण जी के पास है, मैंने भेजा था, वो दिखाएंगे। मेरे पापा को, मेरे पिताजी को एक स्कूटर खरीदना था। तो स्कूटर जब वो अभी कोविड के थोड़ा पहले की बात है, कोविड के तब, तो जब वो चलाने के लिए गए तो स्कूटर उनका हाथ कांपता है, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो स्कूटर को नहीं चला पाए। तो उन्होंने फिर ये तय हुआ कि हम ठीक है, हम फिर मोपेड खरीद लेते, क्योंकि उन्हें कुछ टू व्हीलर लेना था जिसे वो चला के उनका मन था। आज मैं हूँ तो उन्होंने वो तो जब उन्होंने वो खरीदा, उसके कुछ दिन के बाद ही चाचा जी आए। तो हम लोग कमरे में बैठे थे, तो उन्होंने मेरे पापा ने बोला कि मेरे पापा को जो चाचा जी और जो परिवार है वो बच्चा के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटे रहे हैं। और तो उन्होंने बोला कि पापा ने बोला कि तुम्हें मैं, पापा उनको प्रयाग चाचा जी को प्रेम के नाम से बुलाते हैं, घर में उनका नाम प्रेम है। तो उन्होंने बोला प्रेम, हम तुमको अपने स्कूटर में बिठा के घुमाना चाहते हैं, मोपेड में बिठा के हम लेके आए नया। तो हम सब बड़े हैरान कि नहीं नहीं, ये कैसे, मतलब ये तो ठीक नहीं है, आप तो खुद ही बैलेंस नहीं बना पाते। तो चाचा जी तैयार हो गए, बोले हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, चलो। तो दोनों लोग, पापा चला रहे हैं और चाचा जी पीछे बैठे हैं, और उन्होंने पूरा कॉलोनी का चक्कर लगाया उसको बैठ करके। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी स्मृतियां हैं जो अपने आप में उनके साथ की, उनके साथ बिताए गए समय की, जो हमें खुशी देती हैं। यही वो तस्वीर है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो ये उन्होंने, मेरे पिताजी हैं जो आगे बैठे हुए चला रहे हैं, और चाचा जी पीछे बैठे हैं। तो हमें ये भी लग रहा था कि चाचा जी को बहुत डर लग रहा है, वो जिस तरह पापा का हाथ कांपता है और वो बैठी है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये नहीं जताया कि नहीं। और उन्होंने पापा को शायद खुश रख, मतलब उनको दुख ना हो या वो खुशी हो, ये सोच करके उन्होंने पूरा एक राउंड लगाया कॉलोनी का। तो बहुत सारी वही ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं, जिक्र हैं, जो उनके बारे में जो बातें हैं, वो तो शायद सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं अर्पण जी से कहूंगी कि आप अभी आगे जारी रख सकते हैं रिव्यू के साथ हमारे। मैं जी ऐसा करता हूं, जो चित्र मिले हैं शुरू से उन चित्रों को देख लें और उसके बाद उनके बारे में कुछ अपनी राय दें। जी, ये बुबला दीदी का चित्र है। इसका इसकी हमें हमें उनकी जो मेमोरी है, ये बहुत, मतलब वो बहुत मैं दिखाना चाहती थी कि बहुत अच्छी है। ये लास्ट के समय मिलने से कुछ समय पहले की चित्र है। वो भी उनको भी बहुत अच्छे से रहने का वो था, तैयार होने का शौक था वो। और दूसरों को गुस्सा करती थी कि ऐसे नहीं, अगर कुछ गड़बड़ किया है, कुछ नहीं ठीक से पहना, अच्छे से पहनो। बॉम्बे आती थी तो मुझे मिलती थी आकर के, हम लोग कहीं खाने जाते थे,
दिल्ली में होती थी तो भी हम, अगर दिल्ली में बुबला दीदी और मैं जा रही हूँ तो मिलते थे, तो मतलब उनके साथ तो अलग कनेक्शन था एक। जी। और मित्रों, जिनकी बात कर रही हैं सुजाता जी, बुबला जी की, तो बुबला जी का जन्मदिन और स्वयं जो हमारे स्पीकर हैं सुजाता जी, इन दोनों का जन्मदिन एक ही है, जिसकी चर्चा इन्होंने पूर्व में की। जी दूसरी बात कि प्रयाग शुक्ल जी को जो चाचा जी कह रही हैं, दरअसल वे ताऊ जी हैं, लेकिन कई जगहों पर देश के विभिन्न हिस्सों में, खासतौर से यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में, हम अपने ताऊ जी को चाचा जी भी कहते हैं, तो उस हिसाब से कह रही हैं। इसके बारे हाँ में भी थोड़ा सा बतलाएं अपने पिता और प्रयाग जी को लेकर। जी। जी। मेरे जो पिताजी हैं वो सबसे छोटे भाई हैं, चाचा जी बड़े हैं, और उनसे भी बड़े एक और चाचा जी हैं जो डिफेंस में हैं, थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं। और जो हमारे दो और चाचा जी बोल सकते हैं, या यूपी में एक्चुअली काका बोलते हैं शायद से, ताऊ ताया जी शायद, या ताया जी पंजाबी वर्ड है, तो हम लोगों ने बचपन से चाचा जी ही बोला है। तो सारे परिवार में क्यों, तो वो यही है कि हम, तो जो बड़े सबसे बड़े चाचा जी थे उनका नाम उन्होंने भी काफी कहानियां लिखी हैं, उनको उनको शायद पढ़ा होगा, लोगों ने जानते होंगे, राम नारायण शुक्ल के नाम से जानते हैं। और फिर मेरी दो बुआ जी हैं, एक बुआ जी का भी हाल ही में उनका निधन हो गया, जो छोटी बुआ जी थी। और राठी जी की, वो गिरधर राठी जी की जो पत्नी थी, और हम लोगों ने छोटी बुआ जी बुलाते थे, चंद्र किरण राठी। और बड़ी बुआ जी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, और अभी वो रिटायर्ड हैं, और वो उनसे भी हम लोग बहुत क्लोज हैं। तो ये हमारा जिसे कहें शुक्ला फैमिली हम लोग बोलते हैं कि हमारी शुक्ला फैमिली है ये। जी। और अब कुछ और चित्रों की ओर बढ़ते हैं। जी, इसके बारे में कुछ बतलाएं। ये चित्र एक्चुअली बुबला दीदी के निधन के बाद हम शायद हम लोग पहली बार ऐसा हुआ है जब हम सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये करीब 1 साल पुराना ही चित्र है, इस समय एक सवा साल पुराना। इसमें चाची जी की तबीयत ज्यादा खराब नहीं थी, वो ठीक, मतलब वो इसको लेके चल सकती थी, जो और साथ में जो उनके सामने हैं वो हमारे जीजा जी हम बोलते हैं, सिद्धार्थ जीजा जी, जो आर्टिस्ट हैं वो हैं, वो भी आए हुए थे। चाचा जी के घर पे ही हैं हम लोग, ग्रेटर नोएडा के घर हम गए हैं। और उसमें पीछे अंकिता दीदी, जिनको हम गुड़िया दीदी बोलते हैं, चाचा जी की बड़ी बेटी हैं। वो बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, और वो बहुत उनको इंटीरियर डिजाइनिंग का भी बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, वो बना बहुत अच्छा डिजाइनिंग करती हैं, घर डिजाइन करती हैं वो। उनका काम बहुत सुंदर, बहुत नीट काम है, बहुत अच्छा काम है। और उनकी बेटी है पीछे जो अभी पढ़ने गई है, वो म्यूजिक की पढ़ाई कर रही है, वो लंदन में है। गौरजा नाम है उसका, नाम भी मुझे बहुत सुंदर लगता है गौरजा का भी। तो ये, और मैं पीछे राइट साइड में दाएं हाथ में पीछे की तरफ मैं हूँ, और मेरी छोटी बहन दिव्या है। तो ये हमारा, हम लोग मिलने गए थे, चाची जी की तबीयत तो ठीक नहीं थी उस दिन, उन दिनों, तो उसके समय मिलने गए। जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ एक चित्रों को देखते हैं मित्रों। जी, ज्योतिष शुक्ल जी को हम लोग देख रहे हैं। जी, ये जी। हमारी चाची जी हैं। ये मेरी जो बहन का घर है गुड़गांव में, वो वहाँ आई हुई हैं, आई हुई थी बीच में पिछले साल, ये फरवरी के आसपास की बात है, मेरी बहन के जन्मदिन के आसपास की। तो चाचा जी चाची जी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम सब लोग बहुत अपने घरों में बंद रहे, तो ये हुआ था कि थोड़े दिन वो लोग निकलेंगे तो चाची जी के लिए अच्छा होगा, तो वो थोड़े दिन आके रही थी। उसके इसके कुछ समय बाद जब वो वापस गई, तो कुछ समय के बाद वो गिर गई थी घर में, और उसकी वजह से वो बेड रिडन हो गई थी।
तो इस समय, लेकिन इस फोटो में मैं जो सबसे ज्यादा चीज को दिखाना वो करना चाहती हूँ, चाची जी बीमार थी, काफी डिप्रेस थी, सारी चीजें थी, लेकिन वो हमेशा अपने मांग में सिंदूर लगाना कभी नहीं, वो खुद नहीं भी लगा पाती थी, उनके हाथ भी कांपते थे, तो जो लड़की काम करती होगी या मुझको या मम्मी को किसी को बोलेंगी, लेकिन उनके मांग में सिंदूर जरूर, बिंदी और सिंदूर जरूर रहता था। ये उनका ये चित्र है। जी, आप आगे और बढ़ते हैं जी। ये चाचा जी हैं, प्रयाग चाचा जी राइट साइड में है, लेफ्ट बाईं तरफ मेरे पिताजी हैं देवनारायण शुक्ल, और बीच में मेरी बहन है दिव्या शुक्ला। तो ये हमारे घर पर है, ये हमारा गुड़गांव में जो घर है, मेरी बहन वहाँ रहती है। मुझे जैसे मैंने बोला, चाचा जी जहाँ जाते हैं उनका एक इतना हर चीज को इतने पॉजिटिवली देखते हैं, और छोटी छोटी चीजों में वो ऐसे खुशी ढूंढ लेते हैं और खुश हो जाते हैं। तो ये चीज उन्हें निरंतर जो मैं कह रही थी चलाती है, जो लिखना, मतलब हर चीज पर वो लिख सकते हैं। मैं कभी उन्होंने एक इस पर भी एक कविता लिखी, तो मैं वो कविता बोलना चाहती हूँ कि वो जब वहां आए कुछ समय रहने के लिए, और उन्होंने उनको उस कुछ समय में भी वहां पे उस घर को लेकर के अपने एक्सपीरियंस को लेकर के एक छोटी सी कविता लिख दी थी। ये 88 बड़ा सुंदर है, ये अपनी दिव्या का घर है, रहती धूप यहाँ दिन भर, चिड़ियों की बोली आती है, मन कितना खुश कर जाती है एक माधुरी फुलवारी। माधुरी मेरी मम्मी का नाम है, और उन्होंने वहाँ गार्डनिंग करी हुई है, बहुत पौधे लगाए हुए हैं। है एक माधुरी फुलवारी, है फूल यहाँ क्यारी क्यारी, धानिन को कितना भाएंगे, जब वह आएगा आएंगे, हम आएंगे फिर सुंदर घर, दिन भर मिलते पकवान यहाँ, सुंदर सुंदर, यह 88 बड़ा सुंदर। तो ये जो वाह घर है उसका पता है, और उस पर उन्होंने जो उनका छोटा सा वहाँ एक्सपीरियंस है उसको लेके उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। जी। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और चित्रों को देखते हैं जी। ये चित्र इसमें मैं बताना चाहती हूँ, ये बुबला दीदी है बीच में। बुबला दीदी का निधन हुआ था क्योंकि उनको कैंसर हो गया था। तो पहले वो ठीक थी, बीच में जब उनकी तबीयत ठीक थी तो वो आई थी और हम लोग उनको मिलने गए थे। उसके कुछ समय के बाद उनका इसके बाद शायद उनका दोबारा एक ही बार वो आई हैं, आप आई हैं, नॉर्वे में रहती थी वो, नॉर्वे से इंडिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ये ये वाले चित्र के टाइम पे इसमें राइट दाएं तरफ अंकिता दीदी हैं, बीच में बुबला दीदी है, और बाएं हाथ पे सफेद कपड़ों में मैं हूँ, और मेरा बेटा धानिन जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये है कि उसने हरा पहना है, और उसके नाम का मतलब भी हरा, हरियाली, खुशहाली ही है। तो ये चित्र में हम तीनों मिले थे, और उसके बाद मतलब इस तरह से हम तीनों नहीं मिल पाए कभी एक साथ, मतलब फिर बुबला दीदी उसके बाद नहीं रही। तो ये हमारा आखिरी ये चित्र है साथ में। जी जी, बिल्कुल। और आगे कुछ और चित्रों की ओर, यह चित्र हम लोग देख चुके हैं मित्रों, और इस पर दो भाइयों के बीच की जो यह कथा है उसको भी सुन चुके हैं। इसके बारे में बतलाएं जी। ये जैसे मैंने बताया कि मेरी बहन का जन्मदिन था, उसी दौरान चाचा चाची जी आए थे रहने के लिए, तो उसका ये जन्मदिन है जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर मुझे चाचा जी के आशीर्वाद देने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा उनका हाथ ऐसे करके वो आशीर्वाद देते हैं, और ये हम लोग की खुशनसीबी है कि हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहा है समय समय पर। तो यहाँ चाची जी हैं, चाचा जी हैं, और मेरी छोटी बहन है, उसका जन्मदिन वो लोग मना रहे हैं। वाह। तो जीवन के हर रंग हम इन चित्रों में देख पा रहे हैं जी। ये बहुत ही मुझे ये चित्र चाचा जी का बहुत पसंद है। इसमें ये डाइनिंग टेबल पर वो एक अपना जब चित्र बनाते थे तो बैठ करके वो स्केच बना रहे हैं,
पर उन्होंने बाकायदा, जैसे अपना चाची जी होती थी तो वो और भी उनको बोलती थी कि अच्छे से तैयार होके, जैसे वो क्या टोपी वगैरह लगाई हुई है, अच्छे से तैयार है, और उससे पूरा एक ऐसा माहौल बनता था कि सब लोग बनाने के लिए कह लें कि प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो जब वो ऐसे बनाते हैं, और अगर मेरा बेटा है तो वो भी पेपर पे पेन ले आएगा, वो भी बनाने लगेगा। मेरे पति जो हैं उनको भी ड्राइंग का शौक है, तो वो भी बैठ जाएंगे, कुछ वो भी बना रहे होंगे। मम्मी भी बना रही होंगी कुछ ड्राइंग, फिर हम भी। मेरी मम्मी को चाचा जी बहुत प्रोत्साहित करते हैं, वो भी ड्राइंग बनाती हैं, और उन्हें वो कई बार बोलते हैं कि तुम और बनाओ, अच्छा बनाती हो। तो मतलब ये एक तरीके का माहौल बन जाता है घर में। हम बोलते हैं सब लोग आर्टिस्ट बन गए अब घर में, और सब चित्र बना रहे होते हैं। जब चाचा जी ऐसे बैठ के कभी डाइनिंग टेबल पे चित्र बनाते हैं, घर में आते हैं तो। जी, निश्चय ही एक बेहद प्यारा चित्र। हाँ और अब यह धानिन पर लिखी गई कविता जो अभी जी आपने सुनी प्रयाग जी की ओर से मित्रों। और अब हम लोग जो हैं काफी कुछ बातचीत कर चुके हैं, और इस अवसर पर हमारे पास आज की जो हमारी वक्ता हैं सुजाता शुक्ल जी, इनके द्वारा प्राप्त एक इंटरव्यू है। स्वयं सुजाता शुक्ल किस तरह के सवाल पूछती हैं प्रयाग शुक्ल जी से, बड़े मानीखेज सवाल हैं। उनकी आत्मकथा पर केंद्रित, कि भाई आप आत्मकथा पर केंद्रित का मतलब, प्रयाग शुक्ल जी ने आत्मकथा नहीं लिखी है, मगर एक लेखक जो विभिन्न विधाओं में लिखता है वह आत्मकथा क्यों नहीं लिखता है। तो इनके भीतर का पत्रकार यह सवाल पूछता है, और ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं इस इंटरव्यू में। तो इस अवसर पर हम उस बातचीत को भी सुनते हैं। बहुत ही रोचक बातचीत है, और जो गुड़गांव में की गई है संभवतः। नमस्ते। जी, आज मैं हूँ कला तो समीक्षक, आइए सुनते हैं इस लेखक, पोएट प्रयाग शुक्ल जी के साथ में। प्रयाग शुक्ल जी ये लेखक तो हैं, साथ में ये मेरे चाचा जी भी हैं, और एक रिश्ता है हम लोगों का परिवार का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ बातचीत करते हुए, क्योंकि जो बातचीत हम अभी तक घर में करते थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, दुनिया देखने का नज़रिया जाना। आज वो मैं सबके साथ शेयर कर पाऊंगी उनसे बात करके। तो स्वागत है चाचा जी आपका इस हमारे बहुत अच्छा लग रहा है सुजाता, क्योंकि ये इस तरह का मेरा पहला इंटरव्यू है कि तुम मेरी बहुत प्यारी भतीजी हो और पत्रकार रही हो, अभी भी तुम कुछ लिखती पढ़ती हो, कविताएं लिखती हो, और तो हम दोनों कहीं न कहीं एक समान भूमि में भी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंटरव्यू कम से कम मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि सभी के लिए जो उसको सुनेंगे देखेंगे उनके लिए भी कुछ तो नया होगा। तो मैं चाचा जी आपसे इसी बात से शुरू करना चाहती हूँ जो हमारी कल भी बातचीत हो रही थी, कि आपने आत्मकथा अभी तक कभी क्यों नहीं लिखने की सोची अपनी? मतलब आपने बहुत लिखा पढ़ा, बहुत कुछ। तो तुम्हारी बात सही है, और मैं अपने को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि तमाम कलाकार और तमाम रंगकर्मी और नृत्य की दुनिया के लोग और संगीत की दुनिया के लोग और लेखक कवियों के साथ संपर्क रहा, मित्रताएं रही हैं, मतलब, और जीवन में बहुत कुछ देखा सुना, उनसे बहुत कुछ सीखा जाना भी, जिनमें स्वामीनाथन का नाम मैं सबसे पहले लूँगा, और अग्गे का सही सच्चिदानंद हिरानंद वासिया अग्गे जी का। इन दो लोगों के साथ बहुत काम भी किए हैं। स्वामीनाथन की तो भी मैंने एक जीवनी लिखी है। अच्छा। और ये बात इसलिए याद आई कि आत्मकथा जब भी मैं लिखने की सोचता हूँ तो पाता हूँ कि बहुत असंभव सी चीज़ है, कम से कम मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ जिसके बारे में तुमको बताता रहता हूँ, अपने बचपन के किस्से यादें वहाँ से शुरू करना चाहूँगा, तो बातचीत में तो आ जाते हैं, और मेरे बोध की तरह मेरे भीतर भी हैं, पर उनको आत्मकथा में कैसे लाऊंगा, ये बराबर लगता है। जो लोग लिख पाते हैं, और लोगों ने बहुत अच्छी आत्मकथाएं लिखी हैं, मेरी दो बहुत, बल्कि तीन कहूँगा, तीन मेरी बहुत प्रिय आत्मकथाएं हैं। एक तो लुई बुनविल की है, माई लास्ट साइट, जो स्पेनिश फिल्म मेकर थे, और कुरोसावा की, जिन्होंने लिखी है समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी। उसको कम से कम 2 बार पढ़ी है मैंने वो। और उसके अलावा
ये अभी हमारे मार्केज की, हाँ जिन्होंने लिविंग टू टेल द टेल हाँ किताब लिखी है, हाँ अपनी आत्मकथा लिखी है। हाँ क्या सुंदर चीज़ें हैं वो, बिल्कुल और उसमें बहुत कुछ समेट सके हैं। हाँ पर अभी कभी मुझे लगता है शायद मैं वैसा नहीं कर पाऊँगा, हम्म, और वो मुश्किल भी लगता है सब कुछ समेटना। और फिर मुझे लगता है अगर वो नहीं कर पाऊँगा तो फिर मैं वो आत्मकथा कोई मतलब नहीं होगा। तो मतलब आपको कहीं ऐसा लगता है कि शायद पूरी तरीके से सच को लिखना बहुत मुश्किल है? नहीं, सच से अधिक तो ये वो तो मुश्किल है ही, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति आते हैं उनसे जो आपके संबंध बनते हैं सब तरह के, रागात्मक और वो तो बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ वो आप, मैं तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं इस संकोच में भी आप कथा नहीं लिखना चाहता कि उन संबंधों में दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति है कि नहीं कि मैं उसको वैसा लिखूं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो वो मैं क्यों लिखूं? और तो ये अब कई लोग, अब सच्चाई ये भी है कि जिन आत्मकथाओं का मैंने जिक्र किया है वो भी पूरी आत्मकथाएं नहीं हो ही नहीं सकती, बिल्कुल क्योंकि आप रोज रोज को कैसे लिखोगे? बिल्कुल कौन मिले, कब अच्छा लगा। अब बहुत बार देखो होता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा कि तुम प्लेन में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, हाँ कितने सुंदर लोग मिलते हैं कई बार, कुछ बातचीत होती है उनसे, और पर वो आप भूल भी जाते हो बिल्कुल उस समय की बातचीत को, जो मेरे साथ हुआ है कई बार। और कुछ कुछ याद भी आता रहता है, उनका उसका बोध रहता है। तो मुझे लगता है कि वो आत्मकथा के वो अंश इतने सुंदर थे, उनसे मिलना था। जैसे एक मुझे एक आर्किटेक्चर कह गया, एक आर्किटेक्ट मिली, मैं नॉर्वे जा रहा था, भारतीय ही थी, अच्छा और वो यंग शुरू ही कर रही थी। अरे इतनी सुंदर बातचीत हुई, और उसके कुछ विवरण भी भूल गया। तो वो अब है तो आत्मकथा का अहम हिस्सा, आई एम टॉकिंग टू समवन ऑन आर्किटेक्चर, बिल्कुल और लेकिन उसको मैं लिख नहीं पा रहा, विवरण भूल गए। तो ये जैसे आपने अभी जिक्र किया, इससे मुझे याद आया कि चाचा जी अपने जीवन में बहुत, उन्होंने यात्राएं बहुत करी हैं, और उनके मतलब हम शायद कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ये रहते थे, मैंने अपने इसमें देखा, इस चीज़ को अपने जीवन में शायद समझा कि इम्पॉसिबल नहीं है घूमते रहना। मतलब जैसे तो कई बार हम लोग जब नॉर्मली बात करते हैं तो लगता है अरे ऐसे घूमते रहना मतलब कितना, ये तो संभव नहीं है। पर चाचा जी को हम हमेशा बचपन से देखते थे, आज यहाँ है 2 दिन बाद वहाँ है 3 दिन बाद, तो वो आपके लिए उस समय से लेके आज तक कैसे संभव होता रहा? मतलब वो संभव 2 कारणों से हुआ। एक तो मेरी बहुत रुचि है यात्राओं में, और मैं मानता हूँ कि यात्राएं बहुत सुंदर चीज़ें हैं, क्योंकि हम इस सृष्टि में आए हैं, हम इस पृथ्वी पर आए हैं। सच्चाई तो यह है कि एक दिन हम चले जाते हैं, पर कितना कम देख पाते हैं, बिल्कुल ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आजकल बल्कि सोचने भी आती है। कितना घूमा, पूरे भारत में उन लोगों में से हूँ जो नॉर्थ ईस्ट के भी सारी स्टेट्स में गए हैं। बहरहाल तुम्हारे सवाल पर भी आता हूँ कि कैसे संभव हुआ। तो एक तो बहुत रुचि थी, फिर पत्रकार रहा हूँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जब था, हमारा टाइम्स में दिनमान में शुरू करके, तो कभी कभी मौके मिलते थे कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप किसी रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो। फिर मेरे साथ सबसे जो अच्छा हुआ, मेरे जीवन की बड़ी घटना मैं मानता हूँ उसको, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पत्रिका निकालना, रंग प्रसंग, और उसके प्रसंग से पूरे देश को देखना। क्योंकि मैंने उस समय राम गोपाल बजाज के डायरेक्टर थे, तो उनसे जब मैंने कहा कि आपकी पत्रिका तो अखिल भारतीय होगी, भले हिंदी में हो। अच्छा, अब मैं जानता हूँ लोगों को, उनके बारे में भी जानता हूँ, पर मणिपुर में क्या हो रहा है या त्रिवेंद्रम में क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता, तो मुझे आप यात्राओं की सुविधा दीजिए। तो उन्होंने कहा तो बड़ा आसान है, हमारे वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स में लोग जाते हैं, आप भी जाओगे, हमको खुशी होगी। तो उसके कारण मैं पूरे देश में घूमा, और वो कोई जगह नहीं बची, और फिर उसमें तुम समझ सकते हो कितने लोगों को मिला होगा। अब मेरे बहुत प्रिय मित्र रतन थियाम, जिनको दुनिया भर में लोग जानते हैं, इतने बड़े रंगकर्मी, अब उनके साथ जो मैंने मणिपुर में समय बिताया, इम्फाल में 2 बार, 15 दिन कुल मिला करके, उनकी मंडली के साथ। अब वो मेरे जीवन की तो बहुत एक बड़ी घटना है। तो ये सब अवसर मिले, तो कुछ मिलते चले गए। फिर मैं संगीत नाटक अकेडमी में पहुंचा, उनकी पत्रिका निकाली संगना, तो इन 2 संस्थाओं के कारण फिर ललित कला के लिए कुछ काम करता ही रहा।
उनकी पत्रिका निकाली। बिल्कुल। तो मेरा तो बहुत भाग्य से जुड़ा हुआ है कि इन 3 बड़ी संस्थाओं की पत्रिका मैंने निकाली। है। इसमें चाचा जी एक और चीज़ आपसे बात करना चाहती, जैसे आप बहुत विदेश भी बहुत घूमे हैं और विदेश में आपके बहुत दोस्त हैं, आपने मतलब आप कई बार हम लोग जिक्र करते हैं बुबला दीदी, जब चाचा जी की जो बेटी हैं थी वर्षिता दीदी, वो भी जब विदेश गई तो चाचा जी के भी मित्रों ने उनको भी बहुत वार्मथ के साथ मतलब मिले और हम लोग वो बातें करते हैं, तो वो भी आप अपना उसका जिक्र करेंगे कि कैसे आपने वहाँ पे भी इतनी दोस्तियाँ बनाई और लोगों के साथ आपका? वो दोस्तियाँ 2 कारण से बनी। हाँ। एक तो वो लोग जो यहाँ थे और विदेश में जाकर बस गए, जैसे हमारे मित्र हमसे थोड़ा बड़े थे पर बड़े आत्मीय मित्र थे, मुझसे आगे थोड़ा बड़े 8-10 साल, अम्बादास जी, देश दुनिया के एक माने हुए चित्रकार, वो नॉर्वे चले गए। उनकी पत्नी नॉर्वेजियन है और हेगे, और स्वयं फोटोग्राफर हैं, बड़ी अच्छी कलाकार हैं अपने स्तर पर। तो वो हमारे यहाँ आते रहते थे हिंदुस्तान में, जब वो लोग आते थे तो घर भी आते थे, सबको मिलते थे, परिवार की तरह थे। तो अब्बादास जी बस गए वहाँ, तो बराबर उनकी याद आती थी। जब नॉर्वे गया 2 बार गया हूँ, तो दोनों बार नहीं, नॉर्वे तो 5 बार गया हूँ, पर 2 बार उनके यहाँ गया ऑस्लो। फिर हमारा जो जब मैं 1984 में, तुम जानते हो, तब तो तुम लोग बहुत छोटे थे, मुझे याद है। तो वहाँ आयोवा इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम के लिए जब गया तो वहाँ दोस्तियाँ होनी थी। तो सबसे अधिक गहरी दोस्ती हुई माइकल ऑगस्टिन से, जिनकी पत्नी सुजाता भट्ट, वो भारतीय मूल की ही है, वो भी मुझे वहीं मिली और मैंने भी उन दोनों का परिचय कराया। क्योंकि वो मुझसे मिलने आई थी सुजाता, तुम्हारे ही नाम। और वो अब तो बहुत बड़ी कवि मानी जाती है, वो है भी सचमुच वो। तो माइकल से दोस्ती हो गई, फिर ये लोग भारत आए, मतलब गहरी दोस्ती हुई। जिनसे गहरी दोस्ती हुई उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मित्रताएं तो बहुत हुई। दूसरी दोस्ती मेरी बहुत गहरी दोस्ती हुई तूती हेराती नाम की इंडोनेशियन कवि से। दुर्भाग्यवश अभी 2-3 महीने पहले उनका देहांत हुआ। वो मुझसे 5 वर्ष बड़ी थी। ये तो मुझे कुछ अपने बारे में उन्होंने बहुत बताया नहीं था। फिर धीरे धीरे जानना शुरू किया तो इंडोनेशिया में वो उनकी स्थिति ये थी कि प्रायः हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर लिखने पढ़ने वाला, फिर वो ऐसी भेंट भी होती रही इंडोनेशियन से, जो बताते थे अरे तो बहुत बड़ी कवि हैं और आप उनको कैसे जानते हो। तो उनसे बहुत गहरी मित्रता मेरी हुई थी। ये मित्रता मतलब हम साथ फिल्म देख रहे हैं, हम पार्क में घूम रहे हैं, वो मेरे लिए कुछ बना रही हैं और हम साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत समय बिताया। और वो भी कितना विचित्र था कि मैं वहाँ 4 महीने रहा। अब ये भी देखो जीवन में होता है, 1 महीने तक सामान्य परिचय था। एक दिन हम लोग एक फिल्म से देखकर लौटे, तो उनका कॉफ़ी पियेंगे, मैंने कहा हाँ। हम कॉफ़ी पीने चले गए उनके कमरे में। वहाँ हम 40 लोग एक ही फ्लोर में उन 40 कमरों में रहते थे, आयोवा की यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद फिर बहुत गहरी दोस्ती हुई लिखने पढ़ने की, कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो क्या पढ़ रही है। और मानिक एक दूसरे दोस्त की याद आ गई, भारती, जो किसी प्रसंग के कारण इस समय उनकी बहुत याद आती रहती। तो अभी उस पर नहीं जाऊँगा। तो हमारे माइकल जो हैं, तो माइकल से तो बहुत गहरी दोस्ती हुई और वही इनसे भी हुई, दोनों से। तो लिखने पढ़ने का संबंध था और बना हुआ, माइकल से भी तक मेरा बना हुआ। तो इससे मुझे याद आ रहा है एक और चीज़ जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ कि जब हम लोग छोटे थे, मुझे लगता है मैं शायद 6-7 साल 8 साल की थी, तो चाचा जी ग्रेटर कैलाश में रहते थे और एक कमरे का 1 BHK घर था। मतलब ये इसलिए भी मुझे ये भी याद आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि कभी लेखकों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब उनको फिजिकल मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। 3rd फ्लोर पर चाचा जी रहते थे, नीचे से पानी चढ़ाते थे सबके लिए, पूरे घर के लिए, नहाने धोने हर काम के लिए नीचे से बाल्टियों से पानी ऊपर चढ़ाते थे। और वो ऐसा घर था जहाँ पर मुझे याद है बचपन में वो 1 कमरे का घर था लेकिन छत थी और वहाँ
सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को हम मतलब मैंने बचपन में वहाँ मिली हूँ और देखा सही है, है, आते सही थे, है। मतलब जिसमें हुसैन और मंजीत बाबा और राम कुमार जी और स्वामीनाथन जी, तो वो कारंत सारी जी कारंत जी, थिएटर डायरेक्टर, और वो रात को एक पार्टी जैसी, पार्टी का कहेंगे, बैठक जैसी लगती थी और सब लोग बातें करते थे, वो बहुत यादें हिम्मत हैं। शाह। हाँ, तो वो चाचा जी वो एक कैसा माहौल था और उसको आप क्या मिस करते हैं? उस माहौल में की बात करूं उससे पहले हम्म, एक नाम मैं लेना चाहता हूँ विदेश के प्रसंग में, हम्म, हेलन गैली। हाँ, तो उनकी आपने- उनके 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 लिए तो मेरी किताब भी है, हाँ, मतलब उस किताब का शीर्षक है हाँ, हेलन गैली की नोट में। करेक्ट, आई मिट हर इन जयपुर। हाँ। वर्षिता भी तब थी हाँ, और ज्योति मेरी पत्नी भी थी। हाँ, बहुत गहरी दोस्ती हुई और आज तक बनी हुई है। अच्छा, और वो उसके कई कारण थे। हाँ, शी इज एन आर्टिस्ट। हाँ, मेरा, तुमको मालूम है, मैं कला पर लिखता रहा हूँ। हाँ, वो मेरा एक पैशन भी रहा है। हाँ। मेरा एक बड़ा कामकाज भी इस फील्ड में है। हाँ, बड़ा मतलब लिखने पढ़ने वाले अर्थ में बड़ा। हाँ। बाकी वो और कितना बड़ा है तो दूसरे डिसाइड करेंगे। हाँ, तो उनसे बहुत गहरी मैत्री हुई अच्छा, और वो पारिवारिक उसमें बदल गई। अच्छा, अब देखो वर्षिता, तुम्हारी बहन, हाँ। वो दुर्भाग्यवश रही नहीं पिछले साल बिल्कुल, 10 जनवरी को। कोई, पर वो उनके उसके पास गई, नॉर्वे रही एक सप्ताह उसके साथ ऐसे, और कहती थी कि आई एम योर मदर इन यूरोप। हाँ, तो ये बड़ी सुंदर चीज़ें हैं। हाँ, देश में तो बहुत तेजी घटी, देश में बहुत मित्रताएं हैं। हाँ, पर तुमने अच्छा किया कि इन लोगों के बारे में पूछा, क्योंकि किसी इंटरव्यूअर ने मुझसे ये सवाल नहीं किया था हाँ। कि भी आपके विदेशी मित्र कौन हैं। कौन है। और ये एक मतलब जो मैं जैसे बात कर रही थी, इसी बात पे बात कर रही थी कि चाचा जी ने बहुत सारे रिश्ते बहुत बनाए, जैसे दोस्तियाँ, रिश्ते इस तरीके के, जो जैसे हम बात करें, सब लोग आते थे घर पर, और जहाँ भी बाहर भी गए विदेशों में, देश में चाचा, तो उसने आपको एक तरह की ऊर्जा भी दी है लिखते, निरंतर लिखते रहने के लिए, कि आपको क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में लेखन में भी आपके वो सारे रिश्ते कहीं ना कहीं आते रहे हैं, दिखते रहे हैं। वो तो बात तुमने बहुत सही बात कही है। मैं फिर से कहूँगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। लिखने पढ़ने की बात के साथ साथ मेरे कुछ रिश्ते ऐसे बने, जैसे प्रेमचंद जी के बड़े बेटे श्रीपत राय। अब वो मुझे इतना चाहते थे, उनके साथ बहुत समय बिताया। तो जब भी मैं उनके पास बैठता था तो मुझे लगता था मुझे प्रेमचंद स्पर्श मिल रहा है। अच्छा, हम प्रेमचंद की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका पुत्र मेरे साथ बैठा हुआ है और वो मुझे इतना प्रेम दे रहा है। अब तो रहता ही था कि हम लिखने पढ़ने की बात करेंगे। फिर उनसे तो उनके किस्से सुनता था कि शांति निकेतन गए तो कैसे उन्होंने रविन्द्रनाथ को देखा, क्या बातें हुई, जयशंकर प्रसाद क्यों कैसे उनको बहुत चाहते थे। तो वो पूरा युग फिर मुझे मिला। ऐसे ही मेरे सबसे अच्छे गहरे मेरा मित्र अशोक सिसरिया, सीताराम सिसरिया के पुत्र। अब सीताराम जी रविन्द्रनाथ उनको कविता सुनने के लिए बुलाते थे अपनी मंडली में, और उन्होंने ही शांति निकेतन में जो हिंदी भवन है उसके लिए सारे फंड्स इन लोगों ने इकट्ठा किए थे, सीताराम जी ने और भागीरथ कनोडिया ने, कलकत्ते के ये बड़े समाज सेवी। गांधी जी उनका संबंध था। अच्छा, तो मैं अशोक सिसरिया के कमरे में जब ठहरता था तो देखता था कि कुछ कार्ड पड़े हुए हैं। तो एक दिन एक कार्ड दिखाई पड़ा उनकी बड़ी बहन के नाम, जो गांधी जी का लिखा हुआ था, हस्ताक्षर उसमें। अच्छा, मैं बड़ा चकित हुआ, पढ़ने लगा तो विजया जी के बीमार पड़ने पर गाने उनको लिखे। अच्छा, कि मालूम हुआ है तुमको बुखार है, और फिर कुछ और बातें लिखी थी। तो ये जो मुझे संसार मिलता गया। फिर रायकृष्ण दास जिन्होंने भारत कला भवन बनाया, हमारे देश के इतने बड़े कला प्रेमी, कला संग्राहक, कला क्या करना चाहिए उनके बारे में तो मैं ये मानता हूँ, सचमुच ऐसा मानता हूँ कि वो इतने बड़े लोग थे कि मुझे तो जैसे बड़े नाम जब तक बड़े सम्मान से न ले लूँ, लगता है कुछ ढंग से लिया है कि नहीं लिया उनका नाम, ऐसी फीलिंग होती है। तो इन सब लोगों को जो देखा निकट से दूर से, वो मेरे जीवन की निधि है। अच्छा, अब अग्गे की बात करी। अब मैंने जीवन शुरू किया कल्पना से। कल्पना में मुझे हुसैन मिले। कल्पना निकालते थे बद्री विशाल गुप्ती, बड़े धनिक वर्ग के हैदराबाद के। वहाँ मुझे हुसैन मिले, फिर राम कुमार जी, निर्मल वर्मा,
हाँ सोबती जी, कृष्णा सोबती, हाँ। उनसे फिर पारिवारिक हाँ। जैसे संबंध बने, मेरी बेटियों से, मुझसे घर आना जाना। हाँ। अभी उनकी जो किताब आई है उनकी जीवनी, हाँ उसमें जो हमारे मित्र और हमारे बहनोई हाँ गिरधर राठी ने लिखी है, हाँ। उसमें वो शुरू वहाँ से करते हैं अच्छा कि सोबती जी से मेरी भेंट प्रयाग शुक्ल के यहाँ हुई थी, पहली भेंट। अच्छा तो वो इतना आना जाना जब लेखकों कवियों का, तमाम कलाकर्मियों का रहा है, हाँ तो मुझे बराबर ऊर्जा भी देता रहा। और यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड हाँ कि मुझे क्या क्या नहीं मिला होगा। बिल्कुल संस्मरण, उनकी बातें, उनकी रुचियाँ, हाँ एक पूरा संसार खुलता चला चला गया, गया। एक विराट संसार। हाँ। तो इससे एक मैंने जो ये देखा कि लोग जो आपके जीवन में आए, दूसरा मैंने आपको हमेशा प्रकृति से बहुत नज़दीक देखा। तो उसका भी शायद ये उसी का असर है जो आज आप कला समीक्षक से खुद कलाकार हैं और आप कला से जो मतलब चेंज किया। मैं ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं मानता हूँ कि अगर प्रकृति से मेरा वो रिश्ता न बना होता तो मैं शायद जीवन के बहुत से आनंद न उठा पाता, शायद लिख पढ़ भी नहीं पाता, हाँ। चित्र तो नहीं ही बना पाता। उसके पीछे की कहानी बहुत संक्षेप में ये है कि मेरा जन्म तो कलकत्ता में ही हुआ, हमारा पैतृक व्यवसाय भी कलकत्ता में ही था, पर मेरे पैतृक परिवार का या एक घर हुसैनगंज तिवारीपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में था। अब तो खंडार हो चुका है, जहाँ मेरा बचपन बीता है। बिल्कुल। क्योंकि 46 में जब दंगे हुए कलकत्ता में, तो मेरे पिता ने हम छोटे भाई बहनों को गांव भेज दिया। वो कलकत्ता ही रहते थे, कभी कभी आते थे। तो वो जो स्वच्छंद जीवन मिला प्रकृति के साथ रहने में, कि तालाब तैर रहे हैं, पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, फूल देख रहे हैं, चिड़िया देख रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, अच्छा ये आंवले का पेड़ है, ये अमुक का है, ये महुआ है, ये आम है, मतलब कोई अंत नहीं है। तो वहाँ से जो गहरा संबंध मेरा बना था, वो भी मेरी निधि है। बिल्कुल। फिर वो जो है उसमें चीज़ें जुड़ती गई। जब आप यात्रा करते हो तो अब जैसे मान लो कहूँ कि नॉर्वे का समुद्र, या कि वो जो जिनको बैक वाटर्स कहोगे, वो जो चीज़ें थी, कहीं भी जाता था, आयोवा में आयोवा नदी, तो ये जो उसका जो उसको विस्तार मिलता गया। और आप बहुत छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते रहे, प्रकृति की। आज तक करता हूँ। तुमसे भी देखो एक पत्ती की बात कर रहा था, और मेरा ये मानना है। फिर एक घटना और घटी, वो भी संक्षेप में बताता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी घटना मानता हूँ उसको। मैंने बांग्ला से गीतांजलि का अनुवाद किया है, तुमको पता है। तो जब मैं उसको अनुवाद की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं सोलन में, हमारे बड़े साधु वहाँ रहते थे, आर्मी के थे वो, वहाँ से अवकाश मिला तो मुझे याद है मैं बुबला दीदी के साथ सोलन गए भी, वो घर भी देखा, कितना सुंदर वो घर था। तो हम गर्मी छुट्टियों में वहाँ जाते थे। एक बार मैंने गीतांजलि साथ रख ली, और वहाँ सोचा कि मैं इसकी कुछ अनुवाद करके देखूँ कि हिंदी में मुझे कैसी लगती है। अच्छा। 4-5 किए मैंने, मित्रों को भेजे, सबको लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो फिर मैं फिर डूब गया। रविंद्रनाथ की गीतांजलि से मैंने ये पहचाना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा। उसमें प्रभु और ईश्वर एक जगह ही आते हैं। पूरी सत्ता को, जो भी परम सत्ता है, ईश्वर है, प्रभु है, उसको वो प्रकृति के माध्यम से उतारते हैं। अच्छा। और एक कविता है जो बड़ी सुंदर है, और उसको कई लोगों ने उसका अनुवाद किया है। अंग्रेजी में भी दोबारा से कई लोगों ने उसका अनुवाद किया है। वो बहुतों की बहुत प्रिय कविता है, जिसमें कुछ ऐसा है कि एक शाम को लोग कह रहे हैं कि आज महाराज आएंगे। महाराज से मतलब ईश्वर। फिर कोई कहता है कि नहीं जो भी आप, फिर किसी ने कहा कि नहीं वो आ गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो कोई हवा है बहकी बहकी, ये कोई खिड़की या ऐसा कुछ है, उसकी आवाज़ है। ऐसे करके वो चलती रहती है। फाइनली बहुत बड़ी आंधी आती है। तो उनमें से कोई कहता है देखो महाराज आ गए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास है ही क्या महाराज के स्वागत में। तो कोई कहता है लोग
फटी चटाई बिछा दो, अच्छा। हाँ, उनका स्वागत करो। हाँ। इतनी सुंदर वो कविता है। हाँ। उसने मुझे फिर प्रकृति से बहुत गहरे में जोड़ दिया। जोड़ दिया। यही तो है, ये जो हम झंझावात, हवा, पानी, आकाश देखते हैं, यही तो सत्ता है। हाँ। तो इसके साथ में एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो शायद ज़्यादा लोगों ने आपसे कभी इंटरव्यू में नहीं पूछा हो कि चाचा जी के जो बड़े दोस्त हैं वो तो हैं, उनके बच्चे दोस्त बहुत होते हैं, जहाँ जाते हैं बच्चों से बहुत मित्रता कर लेते हैं आप। तो उसका क्या बच्चों के साथ लगाव को मतलब आप किस तरह से देखते हैं अपने, मतलब आपको बच्चे बहुत पसंद है, बच्चों को आप बहुत पसंद आते हैं? नहीं, उसके साथ मैं मानता हूँ कि उनसे जो ऊर्जा मिलती है और उनके साथ जितना आप सहज हो पाते हो उस वैसा और हो नहीं सकते। और दूसरा ये सच्चाई है, मेरे बचपन कह रहा हूँ, जो बचपन के दोस्त थे वो तो बड़े होकर उनसे दोस्ती रही ही, जिनमें हमारे गांव के एक त्रिलोकी रमन थे, किसान, अभी कुछ दिन पहले नहीं रहे। अभी परसों की घटना है, ज्योत्सना बनर्जी करके बड़ी अच्छी कवि हैं हिंदी की, इस समय बड़ी चर्चा में उनकी है। तो उनके बेटे से मेरी 2-4 बार भेंट हुई अक्षर से, और हमारा ऐसा रिश्ता बना है कि अभी परसों मैंने उनको फ़ोन किया, नहीं कहा मुझे आपसे बात करनी है, मैंने कहा अक्षर से मेरी बात कराओ, मतलब वैसा संबंध तुम समझ सकते हो। क्योंकि वो मुझे मिला, ये लोग आए थे गैलरी में दिल्ली में, वहाँ भेंट हो गई। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा, अभी बातें होने लगी तो वो साथ ही रहा। फिर वो मैं उसको फ़ोन करने लगा, और उसके बाद फिर मैंने उसको किताब भेजी, तो उसने मेरी एक कविता का बड़ा सुंदर पाठ किया। धम्मक धम्मक हाथी ऐसा। तो वो ये शायद यही कविता थी। तो ये तो घटना बता रहा हूँ तुमको। और वो मेरा नया दोस्त है। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और मैं इस कोशिश में रहता हूँ। जैसे यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ आया हूँ, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारी बहन का गुड़गांव में, जहाँ तुम भी आए हुए हो मुंबई से भी कुछ दिनों के लिए, तो सामने जो पार्क है, तो जब मैं यहाँ करीब 15 दिन एक बार रहा तो यहाँ के सारे बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई थी। बिल्कुल, तो वही मुझे लगता है कि बच्चे भी आपके पास आकर के बहुत सहज महसूस करते हैं और बहुत अपनी बातें करते हैं आपसे। और एक मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी बात जो आप कह रहे थे बच्चों के बारे में, कि बच्चों के लिए जो खेलने की, तो उसको भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस बात का जिक्र करें इस इंटरव्यू में कि मैं ये मानता हूँ बच्चों को, जैसे कई लोग होते हैं ना जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, कि भाई आजकल कहते अरे यहाँ मत खेलो, ये टूट जाएगा, कार का शीशा टूट जाएगा। तो मुझे बड़ी हंसी आती है और दुख भी होता है। अरे भैया टूट जाएगा तो टूट जाएगा। आपके पास थोड़ा पैसा, अगर कार में थोड़ा पैसा नहीं होगा, एक पहली बात है टूटता नहीं है, रेयरली कभी ऐसा होता है। और कई लोग तो बिना टूट जाएगा शायद, इस आशंका में उनको एक तरह से प्रताड़ित करने लगते हैं कि यहाँ मत खेलो, यहाँ तुम ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो अब दूसरी चीज़ ये है कि उनके साथ उन्हीं की तरह स्वच्छंद होना। दूसरा ये है कि मुझे बच्चों के लिए लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो उनके लिए लिखने का एक लाभ मुझे ये हुआ है कि देखो, कवि हूँ कहना तो बड़ा मुश्किल है, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, ये कहता हूँ कविता लिखता हूँ। कवि हूँ कहने के लिए तो बहुत गहरा वो चाहिए, वो हम लोग नहीं कह सकते। हमारे शमशेर बहादुर सिंह भी स्वयं नहीं कहते थे, पर हम उनके लिए कहते हैं कि हाँ ये कवि था, ये कवि है, क्योंकि वो हमको जीवनानंद दास के बारे में मानता हूँ, मंगला कवि, कि उनके वो कवि थे। मतलब सिर से पाँव तक सब कवि होना कहते हैं, ये लोग वो कवि थे। इन 2 लोगों से मुझे बहुत मिला। और ये जीवनानंद दास की बात भी देखो, अच्छा हुआ याद आ गई, क्योंकि उनके भी अनुवाद किए हैं, बांग्ला से किए हैं। बल्लता सेन का किया है, जो बांग्ला भाषियों की बड़ी प्रिय कविता है, और कंठस्थ है वहाँ लोगों को। तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर हम भी कविता लिखते हैं। बिल्कुल। तो चाचा जी, आपकी कविताएं और कुछ लेख बच्चों के लिए, बच्चों के बोर्ड, स्कूल के बोर्ड में भी हैं, उनका कुछ जिक्र बताएंगे? कौन सी कक्षा के? अरे सुजाता, तुमने बहुत अच्छा किया पूछा, उसकी मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि उससे मेरा बच्चों से रिश्ता और लगातार बढ़ता गया है। तो ये जो NCERT की किताबें हैं, जिनमें 7th
सेवेंथ की किताब है बसंत। अच्छा उसमें मेरा एक लेख है खान पान की बदलती तस्वीर। अच्छा अब वो सारे सेंट्रल स्कूल्स में, नवोदय विद्यालयों में हाँ। और भी कई स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते ही हैं। हाँ तो सेवेंथ क्लास के बच्चे जहाँ जब मुझे मिलते हैं तो तुरंत दोस्ती हो जाती है। हाँ उसको लेकर बड़ी रोचक घटनाएं भी हैं। अच्छा कि एक बार मैं चंडीगढ़ में था, यूनिवर्सिटी के सौस में ठहरा था। हाँ तो शाम को देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, कुछ उनसे बातें करने लगे, ऐसा मेरा स्वभाव है। हाँ वो भी बातें करने लगे। हाँ। तो मैंने पूछा यहाँ सेवेंथ का कोई बच्चा है? हाँ तो उन्होंने 2-3 ने हाथ उठाए। हाँ तो मैंने कहा अच्छा तुमने वो लेख पढ़ा है? हाँ तो वो बोले कि हाँ बड़ा अच्छा लेख है। तो एक लड़के को बड़ा सही लेख है। तो मुझे कोई बोला नहीं, क्योंकि ये तो जल्दी से कोई कहता नहीं है। बिल्कुल। और बच्चों की भावना उससे कहते बड़ा सही है। सही है। उसने अच्छा नहीं कहा हाँ। कि बहुत सही लेख है। अच्छा। फिर एक बच्चे ने कहा कि वो लेख तो आपका बहुत अच्छा है पर भूख बहुत लगाती है, क्योंकि उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र है ना, पिज़्ज़ा बर्गर कि कैसे सब हमारी उसमें शामिल होते गए हैं, हाँ। इडली डोसा। तो बोले, बड़ी भूख लगाती है, सबकी याद आ जाती है। हाँ तो फिर से दूसरी कक्षा में वो जो है ऊँट चला भाई ऊँट चला। कविता अब है। वो अभी अभी आज सुबह तुमको किताब दी ना, हाँ। मराठी में उसका अनुवाद भी हो गया है, हाँ। उर्दू में भी हुआ है, हाँ। अंग्रेजी में हुआ है, हियर अच्छा। कम्स द कैमल। अच्छा तो उसमें उसका लाभ मुझे ये हुआ है कि उसके कारण भी मैं उस आयु वर्ग के बच्चों तक बहुत पहुँचा हूँ। हाँ और बिल्कुल। तो ऐसे और बच्चों के लिए लिखता ही रहा। हाँ और ये कोशिश रहती है हाँ कि साल 2 साल में और मेरे को कोई किताब आए चाहे नहीं, हाँ पर बच्चों में किताब आ आ जाए। जाए। तो जैसे अब ये किताब आई है केरल के केले। हाँ अब वो कविता सुनाकर मैं उसको समाप्त करता हूँ। हाँ पूरी तो ये शायद एक आध लाइन भूल जाए। हाँ केरल के केले, केरल के बादल, केरल के हाथी, केरल की नावें, है उनकी लंबी लंबी कहानी। केरल की नावें लंबी पुरानी, है इनकी लंबी लंबी कहानी। केरल के बादल, केरल के चावल, केरल के हाथी, ऐसे कविता चलती है। चलती है। तो अब वो जो ये बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी लगती तो इसी नाम से मेरी अभी किताब आई जो सबसे नई किताब है बच्चों की। हाँ। एक तारा ने छापी है हाँ। और बहुत सुंदर तरीके से छापी है। हाँ। तो आजकल उसमें बच्चों को भिजवाता हूँ, आनंद आता है, उनको भेंट में देता हूँ। कुछ जो खरीद लेते हैं वो मुझे बताते हैं, ये है आनंद। तो ये जो है चाचा जी के साथ बहुत सारी बातचीत आज हुई है और बहुत सारी बातचीत अभी बाकी है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे बात करने के लिए। जैसे मैं उनसे उनकी किताबों के बारे में, उनको कौन सी किताबें अपनी लिखी पसंद हैं, वो प्रेम को कैसे देखते हैं और उनके और जीवन के उतार चढ़ाव उनके जीवन में बहुत सारे आए हैं उनको। तो वो सारी चीज़ें भी उनसे पूछूंगी ज़रूर, लेकिन मैं उनकी उम्र के हिसाब से जानती हूँ कि अभी वो बहुत थक गए होंगे इतनी लंबी बातचीत के बाद। तो हम वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे और उस एपिसोड को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही अच्छी बातचीत आप दोनों के बीच। और मित्रों, अब हम लोग धीरे धीरे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं और इस अवसर पर सुजाता जी के पास प्रयाग शुक्ल जी की कुछ किताबें हैं। जहां भी जाती हैं वहां उन किताबों के संग रहती हैं और बीच बीच में जब इनका मन होता है उन किताबों के बीच लौटती हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग उन किताबों को देख लें और उसके बाद एक आध कविता सुनेंगे और फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी। पास चाचा जी जब भी कोई नई किताब अपनी उनकी छपती है तो वो ऐसा करते हैं कि वो परिवार में आई थिंक सभी को देते हैं एक एक प्रति उसकी, उस पर लिख करके। तो मुझे अच्छा लगता है वो उस प्रति के ऊपर अपना सिग्नेचर जो साइन है वो भी करते हैं और उसमें लिखते हैं तुम्हारे लिए सफेद भेंट शुभकामनाओं सहित, जो भी उनका रहता है ऐसे प्रिय सुजाता, जैसे उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। तो ये उनका वो उसमें तारीख, दिन, महीना और शुभकामनाएं देते हैं। तो ये मेरे पास उनकी जो मुझे उनकी किताबें पसंद है उसमें मुझे उनकी गीतांजलि तो बहुत अच्छी है। उन्होंने गीतांजलि जो उन्होंने अनुवाद किया था
रविन्द्रनाथ टैगोर की जो किताब का। उसके अलावा उनका नदी का जो उनका संकलन था वो भी काफी अलग तरीके का वो था, वो मुझे काफी पसंद है नदी। अभी मेरे पास और है स्मृतियां बहुतेरी, उनकी किताब है। ये भी अच्छी है। इसमें ये कविता, ये लेख है इसमें। और एक उनकी इंग्लिश की भी, मतलब जो ये ट्रांसलेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की किताबें हैं, मतलब दोनों तरह की कविताएं हैं इसमें। उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कविता है और साथ में उसके पन्ने में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये है व्हाइल अ प्लेन zooms past in the sky। तो इसमें मैं दिखाना चाहूंगी, जैसे कविता है हिंदी में हम, और उसका ट्रांसलेशन है ये साइड में वी। उसके बाद उन्होंने अभी कुछ समय पहले उनकी मोहम्मद रफी पर उनकी एक किताब आई है जो उन्होंने अनुवाद करा है इसमें उनकी किताब का। तो ये भी है, ऐसे कई सारी हैं। बच्चों की किताबें भी वो देते रहते हैं। जब अभी बच्चों के लिए जैसे हम सुन रहे थे कि वो काफी कविताएं लिखते हैं, और उनकी बच्चों के ऊपर जो उन्होंने कविताओं की किताबें कई सारी आ चुकी हैं और उन्होंने दी है। एक कविता जो मैं आप पढ़ना चाहती थी उनकी, ये क्योंकि आज मैंने जब उनकी बातचीत जो हमने करी, मैंने वो ज्यादातर उनके किस्से मैंने ज्यादातर जो परिवार के हमारे किस्से रहे हैं, जब वो हम उनसे मिले कैसे, उस तरीके के किस्सों को ही रखा, जो फैमिली के करीब किस्से हुए जो आपस में हमारे, उसमें मैंने ज्यादा बातचीत इंटरव्यू में जरूर रखी, जो उनके काम को लेके जिससे मैं काफी प्रेरित रही, वो बातचीत। तो ये जो कविता मैंने उनकी चुनी है वो भी वही कविता है जो मतलब जो परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ी है। ये कविता उन्होंने लिखी थी जो हमारी बड़ी बुआ जी और उनकी बड़ी बहन, जिनका नाम चंद्रकांता अवस्थी था, उन पर है ये कविता। दिन दिन है, थोड़ी लंबी है लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगी ये। और वह किस संग्रह से है, उस संग्रह को भी एक बार दिखला दें। ये संग्रह अभी मेरे पास नहीं है। 50 कविताएं करके के नाम से उनका ये संग्रह है। जी जी, 50 कविताएं। मित्रों, जी 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 जी, आप लोग इस संग्रह से इस कविता को और कई अन्य कविताओं को पढ़ सकते हैं। प्रयाग शुक्ल जी का यह संकलन 50 कविताएं और नई सदी के लिए चयन से। जी स्वागत, पढ़ें। तो इसका नाम, इस कविता का शीर्षक है दिन दिन है। दिन दिन है, उनके गुणनफल का लाभ नहीं, वैसे भी हर पल का संभव हिसाब नहीं। हर दिन की अपनी चिंताएं हैं, प्रेम राग हर्ष सुख दुख की कथाएं हैं। हर दिन के प्रसंग भी अपने हैं, अपनी स्मृतियां हैं, दृश्य और सपने हैं। उनकी कोई सीवन सिली नहीं जा सकती, उनकी सारी छुअन जल्दी से किसी भी गणित में शक्ति समा नहीं। दिन दिन है, उनके हैं अपने फूल पत्तियां, अपनी है चिड़िया तितलियां, अपना एक विविध वर्णी गगन है, अपना एक पवन है, अपने हैं चेहरे हर पल के, उनकी मुद्राएं भी अलग हैं। हाँ, इतना मान लिया जा सकता है, फिर भी वे उनके जिनके हैं उनसे न विलग हैं। हाँ, प्रसंग दिन पल के रहते हैं, प्रथम प्रेम सी कोई कथा वह कहते हैं। वही प्रसंग सबके ही संग चले आते हैं, वर्षा के शीत के ग्रीष्म के शरद के। वे दिन भी हमें अलग ही तरह से याद आते हैं। हर दिन पर रिश्तों की छाया है, हर पल पर उनकी एक काया है। वह भी ना बंधती है दिनों के हिसाब से, किसी सुवास सी ही वह बसी रहती। बस उसी सुवास की छाया में रहते आते चले जीवन भर। दिन अनंत हैं हमारे, दिनों का कोई अंतिम हिसाब स्वयं रख सकते नहीं।
हम हैं दिनों की धारा के बीच, नहीं है हम दिनों की कारा के बीच, दिन दिन है अनंत है। तो मुझे ये कविता उनकी बहुत पसंद है कि दिनों का हम हिसाब नहीं रख सकते, दिन दिन है। और इसके साथ इसको मैं समाप्ति में चाहूंगी, अर्पण जी समाप्ति करें। ये कविता मैंने पढ़ी है उनकी क्योंकि मुझे पसंद है, पर मैं जानती हूँ कि जैसे चाचा जी पढ़ते हैं और मतलब उनके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके बराबर नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है इसलिए मैंने पढ़नी चाहिए इसे। शुक्रिया कि आप यहाँ आई, उपस्थित हुई और इतनी महत्वपूर्ण बातें, इतनी रोचक बातें हम सभी के साथ साझा की। मित्रों, अभी जो आपने कविता सुनी, दिन दिन है, यह प्रयाग शुक्ल जी ने अपनी बड़ी बहन चंद्रकांता अवस्थी जी की स्मृति में लिखी है। और बहुत ही सुंदर बातचीत हुई। कई ऐसे पक्ष आए, परिवार के, समाज के और स्वयं लेखक के, उन सभी के साथ जुड़ाव के। और सबसे बड़ी बात कि प्रयाग शुक्ल किस तरह बच्चों के साथ जहां भी रहें, चंडीगढ़ रहें, नोएडा रहें, गुड़गांव रहें, मुंबई रहें, जहां रहें वहां एक सहज, कोलकाता रहें, एक सहज संबंध विकसित कर लेते हैं। ऐसे ही लेखक बाल साहित्य में भी अपनी एक खास तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और वहां भी योगदान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता जी कि आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी महत्वपूर्ण बातें संभव हो सकी। धन्यवाद आपका। शुक्रिया अर्पण जी इसमें बुलाने के लिए, गोष्ठी में। जी शुक्रिया। और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि।